बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज। DGISPR का कहना है कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए, फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। PDM जो भी इल्ज़ाम लगा रही है उसमें कोई हकीकत नहीं है, जो उसका जवाब दिया जाए। अलबत्ता इस पर हमें तशवीश ज़रूर है। बैकडोर राब्तों के हवाले से उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कतई तौर पर फ़ौज कोई बैकडोर डिप्लोमेसी किसी के साथ नहीं कर रही, अपोजिशन समेत। और इसके साथ साथ जब सहाफ़ियों की जानिब से पूछा गया कि मौलाना फजलुर रहमान रावलपिंडी का रुख कर सकते हैं मार्च के लिए, तो DGISPR का क्या कहना था, ज़रा आपको सुनवाते हैं। मैं इस हवाले से मतलब मुझे उसकी कोई वजह नज़र नहीं आती पिंडी आने की, और अगर फटॉल वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे, अच्छा उनको लुक आफ्टर करेंगे। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। कोई वजह नहीं आती नजर के रावलपिंडी मार्च किया जाए, लेकिन अगर रावलपिंडी मार्च किया गया तो उनको चाय पानी पिलाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि विफाकी हुकूमत के कहने पे फौज ने इलेक्शन कराए थे, और अगर किसी शख्स को या किसी सियासी जमात को इससे मुतल्लिक रिजर्वेशंस हैं तो मुतलका फोरम पे जाए और वहां पर अपील करे। फोरम अवेलेबल है। इसके साथ साथ पाक फौज की कारकर्दगी के हवाले से भी बात की। डिसइंफो लैब और जो हमने डोजियर UN में भेजा हुआ है उस हवाले से भी बात हुई। बाकायदा तौर पर डोजियर पाकिस्तान ने भेजा हुआ है कि किस तरह से भारत रियासती दहशतगर्दी कर रहा है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारत का इस हवाले से ना कोई जवाब आया, ना ही आलमी बिरादरी ने इस पर कुछ कहा। आलमी बिरादरी इस पर खामोश है, लेकिन पाकिस्तान मुसलसल ये मामला उठाया जा रहा है। फौज की कारकर्दगी के हवाले से मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तानी अवाम ने मुत्तहद होकर इन मुश्किलात का भरपूर मुकाबला किया और बहैसियत कौम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। मगरबी सरहद पर कबायली अजला में अमन व अमान बहाल करने के साथ साथ वहाँ सोशो इकनॉमिक प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया जा चुका है। पाक अफ़गान और पाक ईरान सरहद को महफूज बनाने के लिए या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हाइब्रिड वॉरफेयर की एप्लीकेशन, ख़तरात अंदरूनी हो या बैरूनी, हमने हमेशा एविडेंस और हक़ाइक़ के ज़रिए उनकी निशानदही भी की और कामयाबी से मुकाबला भी किया, और इस चीज़ को अब दुनिया भी मान रही है। इसके साथ साथ PDM के हवाले से जब पूछा गया कि PDM अपने तमाम जलसों में फ़ौज को निशाना बनाती है, सहाफ़ियों की जानिब से ये सवाल किया गया, तो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि उनके बयानात में हकीकत नहीं है, इस वजह से फ़ौज उनका जवाब नहीं देती है और ना ही सीरियस लेती है। अलबत्ता इस हवाले से तशवीश ज़रूर पाई जाती है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने यह भी कहा कि हुकूमत मौजूद है और फ़ौज एक ज़ीली इदारा है हुकूमत का, और हुकूमत बखूबी जो है जवाब दे रही है। आज इसी पे गुफ्तगू करेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। इसके अलावा ब्रॉडशीट का जो मामला उठा हुआ है उस पर बात करेंगे और पाक फौज की कारकर्दगी को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ ज़ैगम खान साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सेनेटर गौस नियाजी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। ज़ैगम खान साहब, आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात करेंगे। बाकायदा तौर पर कहा गया कि पाक फौज सियासत में ना मुदाखलत करती है, ना सियासत में उसको घसीटा जाए, वाज़े पैगाम दिया गया, और साथ साथ ये भी कहा गया कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बैकडोर चैनल्स जो राब्तों की बात हो रही थी उसको भी डिनाई किया। किस तरह से देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये काफ़ी कम्प्रिहेंसिव कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें 10 साल की जो सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी चैलेंजेस थे पाकिस्तान के, उन सिक्योरिटी चैलेंजेस को किस तरह ओवरकम किया गया, ये सब बातें तो बहुत अहम बातें हैं। और इसकी सक्सेसेस मेनली कि किस तरीके से हम टेररिज्म के थ्रेट से बाहर आए हैं, वेस्ट का जो बॉर्डर है उसको किस तरह सिक्योर किया गया है, ईस्ट के बॉर्डर पे क्या हो रहा है। एक तो ये सब चीज़ें थी, हमें ये जहन में रखनी चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। लेकिन उसके अंदर एक और बात जो जाहिर है डायरेक्ट फौज से मुतल्लिक नहीं थी, लेकिन मेजर जनरल साहब ने उसको लिंक किया है सिक्योरिटी के साथ, और उसको सिक्योरिटी के साथ लिंक करना चाहिए, क्योंकि मेरी राय में इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो मिलिट्री नहीं है बल्कि नॉन मिलिट्री है। मिलिटरीली तो हम चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी और इकानमी जो है पिछले साल में बहुत स्ट्रेस में आई है, दबाव में आई है।
उन्होंने इसे कोविड से जोड़ा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या अब ये इसको किस तरीके से गवर्नमेंट ने फेस किया, अब ये क्योंकि गवर्नमेंट ने जवाब देना है। जनरल साहब ने इस तरफ मेंशन किया। अब फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा क्राइसिस हमारे सामने आया, आपको मालूम है, और उसकी वजह से एग्रीकल्चर का जो क्राइसिस है वो भी सामने आया, क्योंकि फूड सिक्योरिटी उसके साथ लिंक्ड है। आपको पता है किस तरह किसानों से 1400 रुपए मन गंदम जबरदस्ती ली गई, लेकिन जो आटा है वो कोई 2800 रुपए मन, 3000 रुपए मन उनको मिलता रहा। गन्ना 190 रुपए मन लिया गया, लेकिन चीनी 110 रुपए किलो या इससे भी ज्यादा मिलती रही। और अभी भी अगर आप देखें जो स्पोर्ट प्राइस है वो ना इन्फ्लेशन के साथ मैच करती है और ना ही जो खाद की और पेस्टिसाइड्स की और दूसरी चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं उसके साथ मैच करती है। तो क्या हम आगे इस फूड सिक्योरिटी का जो चैलेंज है इसका सामना करने को तैयार हैं? फॉर एग्जांपल शुगर केन की जो कीमत है वो तो डबल हो गई, अब थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन अभी भी 50% से ज़ायद है, लेकिन स्पोर्ट प्राइस में सिर्फ 5% का इजाफा हुआ। इकानमी के चैलेंजेस मौजूद हैं। हुकूमत कहती है कि इस साल ग्रोथ 1.5 से 2.5 के दरमियान में रहेगी, लेकिन वर्ल्ड बैंक कहती है कि सिर्फ 0.5% पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ होगी। तो ये दो एरियाज हैं जिस पर हमें नजर रखनी है, क्योंकि अगर इनको कवर ना किया गया तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के नॉन मिलिट्री चैलेंज जो हैं तो बहुत ज्यादा होंगे। अब दूसरी बात जो थी वो पॉलिटिकल पार्टीज का जो एक्यूजेशन है, जाहिर है जनरल साहब ने यही जवाब देना था, क्योंकि वो पाकिस्तान की आर्मी को, मिलिट्री को रिप्रेजेंट करते हैं रादर। और मेरा ख्याल है पॉलिटिशियंस भी जब बहस में लाते हैं तो वो पाकिस्तान की आर्मी पर या मिलिट्री पर इल्ज़ाम नहीं लगाते, उनका मुखातिब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट होती है। और इस्टेब्लिशमेंट से मुराद मिलिट्री नहीं है, बल्कि मिलिट्री के कुछ लोगों का वो रोल है जो वो स्टेट क्राफ्ट में अदा करते हैं। मेरे ख्याल में इसमें तो शायद कोई बहस ही नहीं है कि पाकिस्तान अभी तक एक हाइब्रिड एक सिस्टम है, मुकम्मल तौर पे डेमोक्रेटिक ट्रांसफ़र नहीं हुआ, इस बात को सभी मानते हैं। जब तक मुकम्मल तौर पर ट्रांसफ़र नहीं होता तो ये मसले रहेंगे और गुफ्तगू की ज़रूरत भी रहेगी। और राब्ते अगर होंगे तो जाहिर है वो डीजी ISPR साहब तो उसके बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि वो उनके डोमेन में नहीं आते। और राब्ते शायद हो भी रहे हों और राब्ते होने भी चाहिए, क्योंकि इन राब्तों के बगैर पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, मिसाल के तौर पर जो इकानमी का लेकिन जैगम खान साहब जब बात जी जैगम खान साहब जब बात होती है कि हम धरना देंगे तो वो GHQ के आगे आके देंगे, मौलाना फजलुर रहमान इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं, तो वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्वॉल्व कर रहे होते हैं पाकिस्तान मिलिट्री को, एस्टैब्लिशमेंट को नहीं। देखिए जो मौलाना साहब का बयान है, जाहिर है मौलाना साहब का एक अपना ताल्लुक है, अपना रिलेशनशिप है, आपको पता है मजहबी पार्टीज़ का अपना बैकग्राउंड है, उनका पुराना प्यार मोहब्बत भी है, लाड प्यार भी है, उनके नखरे भी हैं। और ये जो बयान आया है ये मौलाना साहब का बयान है, PDM का बयान नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि PDM की किसी दूसरी पार्टी ने इतनी सख्त बातें की हैं। इससे पहले भी मौलाना साहब पेशावर में भी इससे भी ज़्यादा सख्त बातें कर चुके हैं, और यही मुनासिब था कि DG ISPR उस बात को डायरेक्ट कन्फ्रंट ना करें, बल्कि उनके साथ भी उनका जो लेजा है उसको नरम करने के लिए इनडायरेक्ट बात ही की जाए। ठीक, शौकत बसरा साहब आपकी जानिब आऊँगा। बात तो बड़ी ज़बरदस्त की है फूड सिक्योरिटी और इकॉनमी के हवाले से, और बड़े फैक्ट्स एंड फिगर सर ने कोट किए हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये इंटरनल सिक्योरिटी का मसला है, इसको तहरीक इंसाफ ने देखना है, PDM ने नहीं देखना। जो PDM के हवाले से बात हुई है तो वज़ीर आज़म का एक बयान मौजूद है जिसमें वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने फ़ौज से हुकूमत गिराने का कहा। तो सर नवाज शरीफ साहब ने फ़ौज से हुकूमत गिराने का कहा, ये बातें वज़ीर आज़म तक पहुँच रही हैं, इनको एड्रेस किया जा रहा है, लेकिन DG ISPR की कॉन्फ्रेंस में तो डिनाई किया जा रहा है इन बातों से, आप क्या कहेंगे? देखें, DG ISPR ने जो कुछ कहा वो एक एक लगभग वही बातें जो हुकूमत कर रही है। हमारी उनकी बात में कौन सा फ़र्क है? हम भी तो यही कहते हैं ना, जो अभी आप जैगम साहब से बात कर गए, जैगम साहब मेरे भाई हैं, वो थोड़ी सी वो मौलाना साहब के हवाले से डंडी नहीं बल्कि डंडा मार गए। ये कौन सी मोहब्बत और प्यार और लिबर्टी है कि आप कहें जी कि हम वहाँ पे जाके धरना देंगे, हम पिंडी GHQ के सामने आएंगे, सिलेक्टेड से बात नहीं करेंगे, सिलेक्टर्स की सारी जिम्मेदारी है। तो देखें, हम भी तो यही कहते हैं ना। पिछले दिनों क्या कहा इन्होंने, मरियम बीबी ने और सब ने जलसों में कहा कि हम इमरान खान से बात करने के लिए तैयार नहीं है, जो इनको लेकर आए हैं वो पहले इसको घर भेजें।
इसका क्या मतलब है? और घर भेजने के बाद डायलॉग हो सकता है। बात यह है कि हमें मेरा ख्याल में 70 साल में यहाँ या अमरीत रही है या ये लोग रहे हैं 4-4 बारियां जिन्होंने ली है, यानी कि ये कहना ये चाहते हैं 2.5 साल वाली हुकूमत को घर भेज दो, जिन्होंने 4-4 5-5 बारियां ली हैं उनको छठी बारी के लिए फिर ले आओ, ताकि हम लूटें सूटें टीटियां लगवाएं और उसके बाद हमें कोई पूछने वाला ना हो, सुनियां हो जाए गलियां। यार मेरे ख्याल में आज डीजीआई एसपीआर ने जो बयान दिया है बहुत नब्बे तुले अल्फाज में उन्होंने क्लैरिटी के साथ बता दिया है कि एनफ इज एनफ, कि आप जानबूझकर फौज को तो वो घसीट रहे हैं। देखें इलेक्शन जब ये जीत जाएं उस वक्त फौज भी अच्छी, इदारे भी अच्छे, अदालतें भी अच्छी। अच्छा शौकत नसर साहब, एक बड़ी जबरदस्त डिस्टिंक्शन है इसमें, एक स्टैब्लिशमेंट की बात होती है, एक मिलिट्री की बात होती है, और वो वाली बात भी काफी हद तक सही है कि डायरेक्टली डीजीआई एसपीआर आके इन चीजों को एंडोर्स तो नहीं करेंगे। देखिए स्टैब्लिशमेंट एक ही बात है, इस कान को इधर से पकड़े उधर को पकड़े। मैं तो बिल्कुल सीधी बात करता हूं कि वो बार बार फौज का नाम ले रहे हैं, फिर सिंगल आउट कर रहे हैं, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम उन्होंने लिया, उन्होंने डीजीआईएसआई का नाम लिया। इसका क्या मतलब है? तो मुझे बताइए कि आज जो एजेंडा पाकिस्तान के खिलाफ हमारा बदतरीन दुश्मन मूजी जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, जो पाकिस्तान के अमन से खेलना चाहता है, जिससे पाकिस्तान की सरहदें महफूज नहीं है, आए रोज हम लाशें उठा रहे हैं। क्या पाकिस्तान की हिफाजत इन लोगों ने करनी है जिन्होंने पहले ही लूट लूट के पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, खुद अरबपति और खरबपति बन गए हैं और पाकिस्तान गरीब से गरीब तर हो गया। अगर ये भी गरीब हो जाते, अगर ये भी मकरूज हो जाते, ये भी पाकिस्तानी कौम की तरह हो जाते, हम भी मान लेते कि ये पाकिस्तान क्राइसिस में है। बात ये नहीं है, बात बड़ी सीधी है कि ये मेरा ख्याल कहता है कि प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़ा वाजे कर दिया है, इस वक्त जितनी आइडियल रिलेशनशिप, यही तो इनको तकलीफ है। माजी में क्या होता था, वो आप लोग कह रहे हैं कि आप एक पेज पे हैं, आप तमाम लोग जो हैं, चाहे वो हुकूमत हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, वो तमाम एक पेज पे हैं और पीडीएम कुछ नहीं कर सकती। सेनेटर गौस नियाजी साहब से जानना चाहूँगा, सेनेटर साहब आप क्या समझते हैं, ये जो मौलाना फजलुर रहमान ने बयान दिया था कि हम पिंडी आएंगे, तो मुस्लिम लीग नून का भी मौक़िफ़ ये है कि अगर मौलाना साहब पिंडी की तरफ रुख करें तो साथ मिल लिया जाए? नियाजी साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं? नियाजी साहब से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं, उनसे गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। मैं चलूँगा ज़ैगम खान साहब की जानिब। ज़ैगम खान साहब, लेकिन जो पीडीएम बयानात दे रही है, आज भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अगर उसे थोड़ा सा को रिलेट करें तो आपको क्या लगता है कि पीडीएम इज इन गुड कंडीशन टू निगोशिएट फर्दर? जो डेडलाइंस दी गई थी, पहले 31 दिसंबर की दी गई, फिर जनवरी की दी गई, तो कुछ होने भी वाला है या फिर ये सिर्फ महज स्पेकुलेशंस हैं? देखिए एक बात जहन में रखिए कि जब भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स होती हैं, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होते हैं, तो उसकी दो साइड्स होती हैं। एक वो बात होते हैं जो वो बता रहे होते हैं, एक वो होता है जो उनका इंटरनल प्लान होता है। अगर पीछे इमरान खान साहब की आप मूवमेंट उसको देखें तो वो भी आपको ये बताया करते थे कि अगले हफ्ते हुकूमत गिर जाएगी। शेख रशीद साहब आपको हर कुर्बानी से पहले कुर्बानी की नवीद दिया करते थे। तो ये भी जाहिर है, ये मूवमेंट भी अगर ये बताएगी कि हुकूमत 1 साल बाद गिरेगी तो लोग कैसे मोबिलाइज होंगे। तो लोगों को मोबिलाइज करने के लिए जो एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है, वो करीब रखना पड़ता है। वो यही कहते रहेंगे कि हुकूमत गई के गई, गिरी के गिरी। लेकिन जो दूसरा असल ऑब्जेक्टिव उनका है वो जाहिर है ये है कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए, एक डिफिकल्ट किस्म की अपोजिशन बन के दिखाया जाए। क्योंकि 2.5 साल तक जो है, या आप 2 साल से ज्यादा तक, वो एक बहुत ही नर्म अपोजिशन रहे, ऐसी अपोजिशन रहे जिसको हुकूमत की तरफ से मुसलसल रगड़ा लग रहा था और वो मुसलसल दीवार से लगते जा रहे थे। तो फाइनली उन्होंने पुश बैक किया है, वो एक मूवमेंट की शक्ल में आए हैं और उन्होंने इस अरसे में काफी स्पेस गेन भी की है। ज़ैगम साहब, हम इस पर बात करेंगे कि ये मूवमेंट आने वाले दिनों में कामयाब होती है या नहीं, या फिर इस मूवमेंट में कोई दरारें पड़ती हुई हमें नज़र आ रही हैं। सेनेट इलेक्शन आ रहे हैं, उस हवाले से एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं नाज़रीन। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ लेना है कि मुस्लिम लीग नून आया कि पिंडी की तरफ धरने में जाएगी या नहीं जाएगी। मौलाना साहब ने तो ये बयान दिया था, आज इस बयान के हवाले से DGISPR ने भी कहा है कि पिंडी आने की कोई तुक नहीं बनती, अगर आएँ तो उन्हें चाय पिलाएंगे। सेनेटर गौस नियाज़ी साहब हमारे साथ जो है मौजूद है। सेनेटर साहब, आप क्या समझते हैं, मौलाना साहब की ये इनफरादी राय है या फिर PDM भी इस राय को जो है टोक करती है कि पिंडी आना चाहिए, एहतजाज होना चाहिए? देखिए जी, जो बात है, जो अब जो भी बात होगी, जितनी 10 सियासी पार्टी का जो अलायंस है और PDM उसका नाम है, और PDM भी उसके बाद जो भी बात होगी PDM के लिए प्लेटफार्म से ही होगी, इसे तमाम पार्टियों ने तय किया है। और बाकी मैं समझता हूँ कि जो DGISPR का जो एक बयानिया है, लाइटर मोड में जो कहा कि हम आए उनको चाय पिलाएंगे, मैं समझता हूँ शायद वो डिलाग की बात करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, हमें उनसे डिलाग करना चाहिए। लेकिन सर वो तो गैर सियासी, आप किस तरह से डायलॉग कर सकते हैं? वो तो गैर सियासी कुव्वत हैं, खुद आप लोगों ने इसी चीज़ के खिलाफ हैं कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, तो आप कह रहे हैं डायलॉग करते हैं। देखिए, बाद ऐसे हालात होते हैं ना, आप देखें कि जब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे थे तो उस वक्त आर्मी चीफ ने तमाम सियासी पार्टी को बुलाया था कि हम गिलगित बल्तिस्तान को बनाना चाहते हैं सूबा, तो उस पर आपका कंसेंसस और राय और कानून साजी के लिए आपकी मदद दरकार है। तो उस वक्त उन्होंने बुलाया था, तो डिलाग का रास्ता उन्होंने खोला था। तो उस वक्त उस तमाम सियासी पार्टी को यही राय थे कि चूंकि अब इलेक्शन हो रहे हैं तो जो एक सियासी पॉइंट स्क्वायरिंग होगी तो इलेक्शन के बाद हम करेंगे। तो आप शायद वो जब मौलाना साहब ने कहा कि हम ये मार्च पिंडी की तरफ करेंगे या इस्लामाबाद की तरफ, मकसद ये है कि हुकूमत ने अपने आप को जो है ना, ये इदारों को, खास तमाम इदारों को एक प्रोटेसाइज कर दिया है उसने, चाहे फौज है, चाहे अदरिया है, चाहे जो भी है। और ये बहुत बड़ी, ये मतलब मैं तो बड़ी खतरनाक बात समझता हूँ। और हुकूमत अपनी नलायकी जो है, और अपनी नलायकियाँ जो है अपने इदारों के पीछे छुपते हैं, और जब अपनी नलायकी छुपाने के लिए इदारों के पीछे छुपते हैं, कभी कहती फौज मेरे साथ है, कभी कहती अदरिया हमारे साथ है, तो ये बहुत गलत करती है। फौज को मजबूरन ऐसा बयान देना पड़ता है। और फौज के जो अच्छी लेटर मोड में बात की है, मुझे तो ज़ाती तौर पे तो वो बहुत अच्छा लगा है। अब हमारे से जो है वो PDM क्या रिस्पॉन्स करती देती है। चलें जी, आपने कहा कि हुकूमत पॉलिटिसाइज करती है इदारों को। शौकत बसरा साहब से पूछ लेते हैं, PDM तो नहीं करती, शौकत बसरा साहब हुकूमत करती है, तो क्यों कर रहे हैं आप लोग पॉलिटिसाइज? इमरान खान जब बयान देते हैं कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि फौज उनकी हुकूमत गिरा दे, तब भी पॉलिटिसाइज होता है। इसके साथ साथ PDM के बयान की तो मैं बात नहीं करूंगा, आप इसका आंसर, चूंकि आप हुकूमती पार्टी से आप डिफेंड करें इसे। कंबर नियाजी साहब इतने भी मासूम और सादा नहीं जितने आपको नजर आ रहे हैं। अंदाजा करें, जो बार बार ये कहने वाले हैं कि सिलेक्टेड सिलेक्टेड सिलेक्टेड, हम सिलेक्टेड से बात नहीं करेंगे, सिलेक्टेड से बात करेंगे, और फिर कहते हैं कि आप जुबैर साहब को किनके पास भेजा था इन्होंने। अच्छा, फिर ये बार बार जो बात हो रही है, अब ये बात, तो ये इतनी हिम्मत अब इनमें नहीं है कि लाइव कह सकेंगे हम GHQ के सामने धरना देंगे। अभी कह रहे हैं कभी अगर मगर लेकिन, और ये बात मैं वाज़े बताऊं कि ये जो लोग जितने भी हैं, जो लोग मिले हुए हैं, सब मफादात का टोला है। सारे NRO लेना चाहते हैं, सारे करप्शन के केसेस बंद करवाना चाहते हैं। अभी आप देखें लंदन में जो बयान दिया है उन्होंने, कंपनी ने, उन्होंने कहा ये सब हमें भी रिश्तों की ऑफर करते हैं। कभी ये जर्नैलों को BMW गाड़ी की चाबी देते हैं, कभी ये टीटियां लगवाते हैं, कभी ये लोगों की कीमतें लगाते हैं। मैंने MPS की गुजारिश सिर्फ इतनी है, इनको अब पता है कि हम चले हुए कारतूस हैं, इनके पल्ले तेला नहीं कर दी फिर दिए मेला मेला, इनमें है ही नहीं जुर्रत। हम इनको बार बार कह रहे इस्तीफे दें, 2 बंदों ने इस्तीफा लिया था, सब भाग गए हैं। अभी पहले जलसे जुलूस, अब धरनियों पे आ गए हैं, बंद गलियों में छोटी छोटी रैलियां निकाल रहे हैं। सो मेरे भाई, हम देखें, हम बार बार कहते हैं कि तमाम इदारे हुकूमत का हिस्सा है। हुकूमत किस चीज को कहते हैं आप? क्या ये जो इदारे हैं ये हुकूमत से बाहर हैं? लेकिन इनका जो अंदाजे गुफ्तगू है वो आप सुन लें। बार बार एक बात की रट लगाए रखना, नाम लेके स्टेज पे खड़े होकर फिर जी हम इनसे, इमरान खान से बात नहीं करेंगे। भाई किससे नहीं करें तो किससे करना चाहते हैं? और साथ ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने पाबंदी लगा दी है कि किसी जनरल को नहीं मिलना,
किसी से मुलाकात नहीं करनी। सो ये बेचारे वही हैं जो जनरल जिलानी और जियाउल्लाह की गोद में पले बड़े, जवान हुए, ठीक। बारियां ली, ज- 10-10 साल हुकूमतें बसर की। साहब मैं शौक अब जैगम, इनको जी जी बसर साहब आपका पॉइंट आ गया। जैगम साहब आपकी तरफ आऊंगा। इस तहरीक का मकसद जो है, जो तहरीक चल रही है पीडीएम की, खान साहब कहते हैं कि एनआरओ लेने के लिए तहरीक हो रही है। हुकूमत, अपोजिशन ये समझती है कि हुकूमत की कारकर्दगी ऐसी है, हम इसको गिराना चाहते हैं, एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए ताकि हम मुकाबला कर सकें। जैगम साहब आप क्या समझते हैं कि किस वजह से ये तहरीक लड़ी जा रही है? एनआरओ की जो बात है कहीं ना कहीं आपको दुरुस्त मालूम होती है? देखिए, आप, ये तो खान साहब का नैरेटिव है ना, और उनका जो नैरेटिव, जिस नैरेटिव से वो आए हैं हुकूमत में, उसी नैरेटिव को ही वो लेकर आगे चल रहे हैं। हुकूमत आने के बाद उन्होंने नैरेटिव तब्दील तो नहीं किया, और इनका यही नैरेटिव है कि ये सब लोग करप्ट हैं, करप्ट माफिया हैं। जिस तरह बसरा साहब ने कहा, बारी ले रहे हैं। अब मसला ये, इमरान खान के साथ 70% जो लोग हैं, वो तो माशाल्लाह बसरा साहब की तरह जहां दीदा एक्सपीरियंस्ड वो 70 साल लोग ही हैं, और वो तो नए लोग नहीं हैं। नए लोग तो बहुत थोड़े से, 30% से भी कम है। तो इनके पास तो एक्सपीरियंस्ड हैंड्स हैं, उसी पर ही ये चल रही है ये पार्टी भी। अगर वो ना हो तो फिर तो जाहिर है 30% भी मेंबर बड़ी मुश्किल से बचेंगे इनके पास। और इनका नैरेटिव है कि सब लोग करप्ट हैं, एनआरओ लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक केसेस का ताल्लुक है, पाकिस्तान में अदलिया मेरे ख्याल में तो एग्जेक्टिव से इंडिपेंडेंट है। मेरी राय में तो ना, बल्कि ये खुद भी इमरान खान साहब भी कहते हैं कि नैब मेरे मातहत नहीं है, और अदलिया तो जाहिर है बिल्कुल ही इनके मातहत नहीं है। अगर अदलिया मातहत नहीं है तो वो इमरान खान साहब से अदालत के प्रोसेस को कैसे इन्फ्लुएंस करा सकते हैं? क्योंकि केसेस एग्जेक्टिव से तो निकल चुके हैं, अब तो जा चुके हैं जुडिशरी के अंदर। और ये तो किस तरह से, मतलब ये होगा कि वो इमरान खान साहब जो है उनको एनआरओ देंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि हुकूमत ने जिस तरह के प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ किए हैं, जिस तरह का दबाव डाला है, उससे अपोजिशन बिल्कुल दीवार से लग चुकी थी, उनके पास जगह नहीं बची थी। ये बड़ा वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था कि इमरान खान पाकिस्तान में वन पार्टी हेजमनी बनाना चाहते हैं। वो वही करना चाहते हैं जो एक ज़माने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब करना चाहते थे, जब उन्होंने 71 से 77 तक अपोजिशन का रगड़ा लगाया। 1990 की दहाई में यही काम नवाज शरीफ भी करना चाहते थे, जब उन्होंने पीपल्स पार्टी का रगड़ा लगाया। और वही कहानी अब इमरान खान भी दोहराना चाह रहे हैं कि अपोजिशन का रगड़ा लगा के एक ही पार्टी को बाकी रखा जाए। मेरी राय में पहले भी दोनों एफर्ट्स बड़ी अनफॉर्चुनेट थी। भुट्टो साहब को भी उसका बहुत नुकसान हुआ, नवाज शरीफ साहब को भी कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ, और इमरान खान साहब को भी नुकसान अब बड़े वाजे तौर पर नजर आने लगा है। जिस तरह का लेकिन पॉलिटिकल लेकिन इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई है। जैगम साहब जी बिल्कुल आपकी जी राय आप ठीक है, लेकिन जो इस तमाम मामले में इदारे पॉलिटिसाइज होते हैं उसका मुल्क को नुकसान होता है। देखिए, ये बदकिस्मती की बात है। इसके लिए, इसीलिए ही एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की जरूरत है, ताकि रूल्स ऑफ द गेम सेट किए जाएं। जब पॉलिटिशियन आपस में लड़ते हैं, जब ये आपस में नॉर्म्स सेट नहीं करते, नॉर्म्स के तहत नहीं चलते, तो फिर ये भागे भागे दोनों तरफ वाले जाके पनाह लेते हैं ये इस्टेब्लिशमेंट के पीछे, और कुछ उनके मसले हैं, कुछ ये जाके पनाह लेते हैं, तो मामला तमाम तर खराब होता है। इसीलिए एक दफा बैठकर मुकम्मल तौर पे जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, वो सेट करने चाहिए, ठीक हो ताकि गया। ठीक तरीके से ये लोग खेलें। रूल्स जी ऑफ द गेम सेट होने चाहिए। सेनेटर गौस नियाजी साहब आपकी जानिब आऊंगा। ब्रॉडशीट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि उनको क्लीन चिट मिल गई है एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के हवाले से, लेकिन जो ब्रॉडशीट के सरबराह हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि नवाज शरीफ साहब झूठ बोल रहे हैं और बाकायदा तौर पर ब्राइब भी ऑफर की गई। देखिए जी, ब्रॉडशीट ये वो कंपनी है जिसको परवेज मुशर्रफ साहब ने पैसे दिए थे, गालिबन $56 मिलियन के नवाज शरीफ साहब की जो असासियाँ अगर कोई बहर हैं तो उसका वो मुझे बताएं। तो और उसकी सारी कोशिश के बावजूद वो नहीं मिले, उसको कुछ नहीं मिला था। और फिर वो उन्होंने वो पैसे जो थे देने थे, वो जो नैब ने देने थे, नैब ने उनको नहीं दिए थे। उन्होंने फिर लंदन कोर्ट में चले गए। लंदन कोर्ट में जो ब्रॉडशीट के एक ब्लैक मेलर है, और आप शहजाद अकबर साहब के पुराने क्लिप्स निकाल के देखें जो उन्होंने ब्रॉडशीट के मुतालिक कहे हैं और कहा कि ये एक ब्लैक मेलर ग्रुप है। ये शहजाद अकबर के खुद बयानात हैं। अब उन्होंने ब्रॉडशीट ने क्या कहा है, अब वो उन्होंने
पत्ता फेंका है इमरान खान की तरफ, क्योंकि इमरान खान साहब बड़े डेस्परेट है कि किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब की चोरी पकड़ी जाए और कहीं कोई फील हो दूसरा हो। तो उसने कहा कि जी मेरे पास जो है ना सबूत है और वो इमरान खान साहब को और पाकिस्तान के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो मैं तो मशवरा दूंगा कि उससे जो कोर्ट ने फैसला दिया है उस कोर्ट में चले जाए और नया भी चले जाए और वो भी चले गए और कहेंगे ये जी हमारे पास ये सबूत हैं। तो सर वैसे ये ब्राइब वाली बात के वाकई के ब्राइब दी गई थी भतीजे के जरिए, नवाज शरीफ साहब ने ऑफर की थी? कौन सी? नवाज शरीफ नहीं, उसका को तलक कोई ना एवन फील बाहर की थी। उस कंपनी ने ब्रॉडशीट ने कोर्ट में ये दावा किया कि चूंकि नैब हमें पैसे नहीं दे रही तो जो एवन फील्ड जो है जो जिसको नैब कहती है कि ये इलीगल तरीके से बनेंगे और नवाज शरीफ को उसने सजा सुनाई है, तो ये एवन फील्ड वाली जो पेमेंट है ये इसकी जो ये चाहते हैं ये जब्त करके मुझे दिए जाए, ये ब्रॉडशीट वाले कहते हैं। लेकिन कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला दिया, उनका नहीं ये तो नवाज शरीफ साहब की मलकियत है, इनका नैब से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये जो एक ड्रामा सा लगा हुआ है कि जी जो सजा मिली है तो हो सकता है तो ये उस चीज को लंदन की कोर्ट ने क्लियर किया है कि ये जो पैसे थे जो एवन फील्ड जो है ये आप उसको आप जब्त नहीं, बल्कि उसके बदले उन्होंने जो पाकिस्तानी सफारत खाने, हालांकि ये वो डिप्लोमेटिक जो मिलिट्री हासिल होती है उसके भी खिलाफ था, इसके बावजूद कोर्ट ने नवाज जो हाई कमीशन था पाकिस्तान के उसके साथ जब्त करके वहां से जो पैसे हैं उस कंपनी को पे किए गए। तो ये सूरत हाल है, मतलब हुकूमत की सुध कितनी हुई है कि जी 65 मिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तानी हाई कमीशन के। बसरा साहब आपकी जानिब आऊंगा। बसरा साहब आप तो कहते थे कि बैरूनी लुटी हुई दौलत वापस लाएंगे, उसके लिए आपने ARU बनाया, शहजाद अकबर साहब उसे लीड भी कर रहे हैं, लेकिन आपने पहले का पास्ट को स्टडी नहीं किया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने ब्रॉडशीट से मुआहदा किया, उसके हवाले से उस मुआहदे को फॉलो नहीं किया गया, फिर 28 मिलियन डॉलर हमें पे करने पड़े। तो अब आप लोग किसी कंपनी से मुआहदा करेंगे और उसको फिर उसको रन किया जाएगा, क्या तरीकाकार होगा? अंबर आपको अंदाजा नहीं हुआ, बयान किया है उन्होंने, कहा है परवेज मुशर्रफ ने एग्रीमेंट किया और उसको फुलफिल नहीं किया। NRO जो दिया गया था आपको याद नहीं आ रहा? जब NRO दिया गया था रात के अंधेरे में खान साहब की हुकूमत चेंज हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? हुकूमत को नुकसान होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा। मेरी गुजारिश तो सुन ले। जी जी। पूरी कौम सोई हुई थी, मियाँ साहब पतली गली में नौकरों समेत संदूकों समेत जद्दा निकल गए और खाना काबा में बैठ के झूठ बोलते रहे कि मेरा कोई मुआहदा नहीं हुआ। फिर कहा जी 5 साल का हुआ, फिर कहा 10 साल का हुआ। उस वक्त ये एग्रीमेंट हुआ था कि जिन जिन लोगों की, सिर्फ मियाँ साहब नहीं है, जितने अच्छा बसरा साहब हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, कह रहे हैं ब्रेक बड़ी जरूरी है। मैं आपको कंटिन्यू करता हूं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। DGISPR ने पाक फ़ौज की कारकर्दगी के हवाले से जो बात की है उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में। 2019 के मुकाबले में 2020 में 45% जो है दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आई है। अगर 2013 की बात की जाए तो 90% जो है औसतन फ़ी साल जो है कमी आई है। इसके साथ साथ DGISPR ने यह भी कहा कि ख़ुदकुश हमलों की अगर बात की जाए तो 2013 में जितने ख़ुदकुश हमले होते थे, अब 2020 की बात की जाए, 21 की बात की जाए तो तकरीबन 97% उसमें कमी आई है। और कराची क्राइम इंडेक्स के हवाले से पहले जो कराची था वो 6ठे नंबर पे था 2014 में, और 2020 की बात की जाए तो सिक्योरिटी की सूरत हाल में बेहतरी इतनी आई है कि 103 नंबर पर आ गया। जैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैगम खान साहब से जानेंगे, बलूचिस्तान के हवाले से भी बात की गई, जो अफगान बॉर्डर पे बाड़ लगाई गई है इसके हवाले से भी बात की गई। ओवरऑल कैसे एवेल्युएट करते हैं इस परफॉर्मेंस को जैगम साहब आप?
देखिए, जहाँ तक हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन की बात है तो पाकिस्तान की बड़ी यूनिक परफॉर्मेंस रही है। ख़ासतौर पे अगर आप दुनिया भर का टेररिज्म का एक्सपीरियंस देखें, तो जो मुल्क टेररिज्म में गए हैं, उन्हें वापस निकलने में बहुत मुश्किल पेश आई है। टेररिस्ट ग्रुप्स को डिफीट करने में बहुत मुश्किल पेश आई है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान ने टेररिज्म को डिफीट किया। अगरचे उसकी पाकिस्तान को एक बड़ी प्राइस देनी पड़ी, लेकिन पाकिस्तान की जो एक स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान की फेडरेशन है, जो यूनिट है, इसके जो पाकिस्तान की अफवाज हैं और पाकिस्तान के अवाम हैं, इन सब की रिजिलियंस, बहादुरी, सेक्रीफाइसेस, इन तमाम ने मिलकर पिछले 10 साल में ये एक बहुत बड़ी सक्सेस को पॉसिबल किया है। हमने अपने बॉर्डर्स सिक्योर किए हैं और टेररिज्म से बाहर निकले हैं। इसके लिए अब मेरे ख्याल में हर पाकिस्तान का जो सेगमेंट है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, इलेक्टेड मेंबर्स हों, आर्म्ड फोर्सेस हों, पुलिस हो, तमाम के तमाम जो हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जो टेररिज्म अफेक्टेड एरियाज़ के लोग हैं, मेरे ख्याल है सब इसमें मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। शौकत और आज ये DGISPR ने जो इस हवाले से कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। शौकत वसीम साहब, आपकी जानिब आऊँगा। बलूचिस्तान की अगर बात करें, उन्होंने कहा कोई मुनज़्ज़म तंजीम नहीं है। दाइश की बात की गई कि दाइश जो है मुनज़्ज़म नहीं है, लेकिन भारत उसको फंडिंग कर रहा है। जो बलूचिस्तान में शिद्दत पसंद तंजीमें हैं, उनका खात्मा हो सकता है। वो खात्मा किस तरह से मुमकिन है? अगर हुकूमत विलिंगनेस शो करे अपनी और पाक फ़ौज के साथ कोलैबोरेट करे, ऑपरेशन हो सकता है। जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं, हज़ारा बिरादरी का भी रिसेंटली इशू हुआ है, ताकि ऐसे वाक़यात ना हो। उमर, इसमें तो कतई दो राय नहीं है। पहले तो भारत जो है, ये तो अलल ऐलान इस वक्त पाकिस्तान में फिरका वारियत को और जो दहशत गर्दी है उसको प्रमोट कर रहा है। तो इंशाल्लाह ये जो मूजी है ये कभी कामयाब नहीं होगा। हमें अपनी पाक फौज पर पूरा भरोसा है। जहां तक आपने कहा बलूचिस्तान के अंदर शिद्दत पसंद जमाते हैं, डेफिनेटली इसमें कतई दो राय नहीं है। कोई भी अबव लॉ नहीं है, कोई भी स्टेट विद इन स्टेट कायम नहीं कर सकता। हुकूमत जो है, यही बात हम आपको कहते हैं कि हुकूमत बिल्कुल साथ खड़ी है। अभी आप देखें कि जो जैगम साहब ने बातें कही हैं कि कितनी बड़ी दहशतगर्दी हुई है पाकिस्तान के अंदर, उसने तकरीबन 1 लाख के करीब हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, उसके अंदर सिविलियन, सब ने शहादतें दी हैं। तो किसी सूरत में भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के अमन को तबाह नहीं होने दिया जाएगा। खा वो मीर जाफर और मीर सादक पाकिस्तान के अंदर है, खा वो हमारा दुश्मन है, जो हमें वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि हमारा अजली और अब्दी दुश्मन एक ही है, वो भारत है। अभी आप देख लीजिए पूरी दुनिया में किस तरह वो एक्सपोज हो रहा है, जिस तरह उसने हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है, जिस तरह वो हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन तो इंशाल्लाह इसमें बिल्कुल रेस्ट बसरा साहब, हमने जो डोजियर दिया है अक़वाम मुत्तहिदा में, उस पर कोई जवाब नहीं भारत ने दिया। डिसइंफो लैब की भी आज बात की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने बाकायदा तौर पर डिसइंफो लैब की जो रिपोर्ट आई है वो एक तरह से हमारे जो मौक़िफ़ है उसकी तायीद करती है, लेकिन हमें जो है एग्रेसिवली इसको लेके चलना है और डिप्लोमेटिकली हम ये लेकर चल सकते हैं। एग्रेसिव अपना एग्रेशन डिप्लोमेटिकली शो कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में हुकूमत क्या कर रही है? देखें, प्राइम मिनिस्टर का बयान आप उठाकर देख लें कि जिस तरह उन्होंने यूएनओ से लेकर अभी तक भारत को एक्सपोज किया है, खास तौर पे मूसी को एक्सपोज किया है। तो इंशाल्लाह हमारा मौका बड़ा क्लियर है कि हम हर फोरम पर जाएंगे। पूरी दुनिया में हमारे एम्बेसडर्स जो हैं, हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं। सेनेटर साहब, आपसे आखिरी कमेंट्स ले लेते हैं और उसके बाद प्रोग्राम क्लोज करूंगा। सेनेटर साहब, पाक फौज ने कहा है कि हमें सियासत में ना घसीटें, बैरूनी महाज पे हमें इतने चैलेंजेस हैं कि हम उसमें लगे हुए हैं और पाक फ़ौज की ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों बॉर्डर्स पे अब इंगेज्ड होने की बारी है, क्योंकि बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी हो रही है और उसको भी रोकना है। तो आप क्या समझते हैं, PDM की क़ियादत को अपनी बयानबाजी पे भी थोड़ा गौर करना चाहिए इस मामले में? देखिए जी, PDM का अपना एक बयानिया है और इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान मुश्किलात में घिरा है, चाहे वो अंदरूनी है, चाहे बैरूनी है, चाहे मुआशी है, इस वक्त सबको तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे इकट्ठा होने की जरूरत है। और जो जिम्मेदारी किसकी होती है वो प्राइम मिनिस्टर की होती है। ठीक, आप कह रहे हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी है और हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी। लेकिन वजीर आजम साहब इसको सीरियस नहीं लेते। वजीर आजम साहब सीरियस नहीं ले रहे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमान गिरामी का। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। कंबर जैदी को इजाजत दीजिए, फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।